नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त तक की 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, पहले नजर डालते हैं उनकी सुर्खियों पर। एलोपैथी विवाद पर आईएमए ने बाबा रामदेव को भेजा नोटिस। 15 दिन के भीतर जवाब न देने पर 1000 करोड़ की मानहानि की चेतावनी। उत्तराखंड को अब राज्य में स्थित प्लांटों से ही मिल सकेगी ऑक्सीजन। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। अभी तक दूसरे राज्यों से होती थी ऑक्सीजन की आपूर्ति। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 130 से भी ज्यादा केस, 11 लोगों की मौत। 12 डेडिकेटेड अस्पतालों में होगा ब्लैक फंगस का इलाज, जारी हुई लिस्ट। बदहाल पड़ा है देवाल ब्लॉक का बोरागाड़ अस्पताल। न डॉक्टर न फार्मासिस्ट, 6 महीनों से लटका है अस्पताल में ताला। उत्तराखंड में घट रहे हैं कोरोना के नए मामले। बीते 24 घंटे में 2756 नए मामले, 6674 मरीज हुए ठीक, 81 लोगों की मौत। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बाबा रामदेव की। एलोपैथी को लेकर, डॉक्टरों को लेकर बाबा रामदेव ने एक के बाद एक 2-3 बयान ऐसे दिए कि जिस पर विवाद गहराता जा रहा है। अब इस संबंध में आईएमए ने भी बाबा रामदेव के इन बयानों की कड़ी आलोचना की है। साथ ही कई डॉक्टरों ने बाबा रामदेव पर तंज भी कसा है और बाबा रामदेव को जवाब भी दिए हैं। आपको हम बता दें कि आईएमए उत्तराखंड ने जो ये बयान बाबा रामदेव ने दिया है, इसको लेकर आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को मानहानि का नोटिस भेजा है और ये कहा गया है कि 15 दिन के भीतर यदि बाबा रामदेव अपने इस बयान पर माफ़ी ना मांगे और बाबा रामदेव अपने इस बयान को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ना हटाएं तो उन पर 1000 करोड़ की मानहानि का केस आईएमए चलाएगी। ये चेतावनी आईएमए की तरफ से दी गई है। आईएमए उत्तराखंड के प्रदेश सचिव हैं डॉक्टर अजय खन्ना की ओर से मंगलवार को बाबा रामदेव को 6 पेज का एक नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में तमाम तरह की बातें कही गई हैं। ये कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाबा रामदेव के इस बयान को जल्द से जल्द हटाया जाए और बाबा रामदेव इससे माफ़ी मांगे। आईएमए उत्तराखंड से जुड़े 2000 सदस्यों की इससे मानहानि हुई है। जो बाबा रामदेव ने बयान दिया है, इससे जो डॉक्टर लगातार इस कोरोना काल में भी मरीजों की सेवा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनके मनोबल को ठेस पहुंची है। उनका मनोबल गिराने का काम बाबा रामदेव ने इस बयान से किया है और इसके चलते बाबा रामदेव को अपने इस बयान पर माफ़ी मांगनी पड़ी। जो 2000 सदस्य आईएमए के हैं, 50-50 लाख करके कुल मिलाकर के 1 लाख करोड़ की मानहानि का केस किया जाएगा बाबा रामदेव के ऊपर अगर 15 दिन के भीतर ये काम नहीं होता है। ये आईएमए उत्तराखंड ने कहा है। आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिस पर बाबा रामदेव ने अपना बयान दिया था डॉक्टरों को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, और ये कहा था कि डॉक्टर खुद को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। एलोपैथी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। 25 सवाल उन्होंने आईएमए और फार्मा कंपनियों से पूछे थे। इसको लेकर विवाद काफ़ी ज़्यादा गहराता जा रहा है। साथ ही एक एफआईआर भी कराई जाएगी, ये आईएमए की तरफ से कहा गया है। तो इसके अलावा डॉक्टर खन्ना, जो कि आईएमए के महासचिव हैं, उत्तराखंड के सचिव हैं आईएमए उत्तराखंड के, उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा रामदेव गलत तरीके से अपनी दवाओं को कोरोना संक्रमण के खिलाफ प्रभावी बता रहे हैं और कोरोना में कारगर बता रहे हैं अपनी दवाओं को। इसका प्रचार प्रसार तमाम माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है। कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो कि कोरोना का इलाज इस वक्त कर पाए। इसको लेकर भी तमाम जगहों से ये विज्ञापन जो बाबा रामदेव के चलते हैं उनको हटाया जाए। इसके अलावा कई डॉक्टरों ने अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दी है। कल हमने आपको दिखाया था वरिष्ठ न्यूरोसर्जन महेश कुड़ियाल ने क्या कुछ कहा था, क्या कुछ प्रतिक्रिया बाबा रामदेव के इस बयान पर दी थी। तमाम डॉक्टरों का कहना यह है कि मेडिकल साइंस 100% नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और बाबा रामदेव जिस तरह से सवाल कर रहे हैं ये हास्यास्पद भी है और बाबा रामदेव के ऊपर प्रश्न उठना लाजमी भी है। चलिए तो अगली खबर अब ऑक्सीजन से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में भी और देश के अन्य जगहों पर भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बीते कुछ दिनों में देखने को मिली थी। इसके बाद केंद्र सरकार ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए जगह जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही थी। सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य सचिव हैं अमित नेगी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस समय में यानी कि पिछले कुछ समय में ऑक्सीजन प्लांटों को भी दुरुस्त करने का काम सरकारों के द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 11 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। नैनीताल, हल्द्वानी, वीरचंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, चंद्रमोहन सिंह नेगी बेस अस्पताल कोटद्वार में प्लांट शुरू किए जा चुके हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी प्लांट जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को मंजूरी दी है कि उत्तराखंड में ही जो मौजूद ऑक्सीजन प्लांट है वहां से उत्तराखंड को ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। आपको हम बता दें, इसके अलावा पूर्व आपूर्ति की जो क्षमता थी उसको बढ़ा करके 200 मीट्रिक टन केंद्र सरकार ने किया है।
25 मई से प्रदेश को अब उत्तराखंड के यानी कि अब से जो उत्तराखंड में स्थित ऑक्सीजन प्लांट है वहीं से ही ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। इसमें इंडिया ग्लाइकोज काशीपुर से 40 मीट्रिक टन, लिंडे सेलाकुई से 100 मीट्रिक टन, ए लिक्विड से 33 मीट्रिक टन, इसके अलावा अन्य इकाइयों से 27 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश में होगी। ये प्रदेश के लिए अच्छी खबर है, और क्योंकि ऑक्सीजन अगर उत्तराखंड में मौजूद ही प्लांटों से अगर मिल जाएगी तो इसमें समय की बचत होगी। क्योंकि अभी तक जिस तरह की स्थिति थी, केंद्र सरकार अभी तक, ये आप समझ लीजिए इस खबर का मतलब क्या है और इसके मायने क्या है। अभी तक क्या होता था, केंद्र सरकार उत्तराखंड को जमशेदपुर और दुर्गापुर के प्लांटों से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही थी। इस ऑक्सीजन की आपूर्ति से वहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते समय लग जाता था, और उत्तराखंड में जो मौजूद ऑक्सीजन के प्लांट हैं उन प्लांटों से दिल्ली और पंजाब सहित अन्य राज्यों को इसकी आपूर्ति होती थी। अब दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में ऑक्सीजन को लाना काफ़ी दिक्कत भरा था, चुनौतीपूर्ण था, काफ़ी सारी दिक्कतें इसमें होती थी। इसको देखते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था कि जो उत्तराखंड में मौजूद प्लांट है वहीं से ही उत्तराखंड की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब उत्तराखंड में स्थित जो ऑक्सीजन के प्लांट है वहाँ से आपूर्ति की जाएगी, जिससे समय की बचत होगी और संसाधनों की बचत होगी, जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। तो यानी कि ये एक राहत भरी खबर। लेकिन अब ऑक्सीजन की उतनी किल्लत प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है जितनी कुछ समय पहले देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा सकता है कि इससे एक राहत जरूर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस ने भी तेजी से अपने पैर पसारे। कोरोना के केस जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के केस लगातार बरकरार हैं। कल जो स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है शाम को, उसके मुताबिक प्रदेश में 133 ब्लैक फंगस के केस हैं, जिनमें से 11 लोगों की मौत ब्लैक फंगस के चलते हो चुकी है और 9 लोग रिकवर भी हुए हैं। 3 जिले उधम सिंह नगर, देहरादून और हल्द्वानी जहां पर कि ब्लैक फंगस के केस हैं। एम्स ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा 83 केस ब्लैक फंगस के दर्ज हो चुके हैं, जहाँ पर 5 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है और 3 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके अलावा जो जॉली ग्रांट अस्पताल है वहाँ से 6 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, 2 लोगों की मौत है और 19 वहाँ पर जो ब्लैक फंगस है उसके पेशेंट वहाँ पर भर्ती हैं। इसके अलावा अब उत्तराखंड में जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनके इलाज के लिए अस्पतालों की एक लिस्ट उत्तराखंड सरकार ने जारी कर दी है। इलाज के लिए 12 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों को चयनित किया गया है। इन 12 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में अब ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज होगा। राज्य में अब तक कितने लोगों में पुष्टि हो चुकी है वो मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से ये आदेश दिए गए हैं और सरकार ने ये भी कहा है कि जो ब्लैक फंगस की दवा है उसका उत्पादन भी अब रुद्रपुर की एक फैक्ट्री में शुरू हो जाएगा। तो उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जिन 12 अस्पतालों को चयनित किया गया है उनमें है महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून, OFH देहरादून, CMI हॉस्पिटल देहरादून, दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, एम्स देहरादून यानी कि जो ऋषिकेश में है लेकिन देहरादून ज़िले में है, जॉली ग्रांट अस्पताल, मैक्स अस्पताल, विनय विशाल अस्पताल हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार में ही मिलिट्री हॉस्पिटल है, हरिद्वार में ही एक अन्य अस्पताल है। इसके अलावा नैनीताल के सुशीला तिवारी अस्पताल में और श्रीनगर के वीरचंद सिंह गढ़वाली अस्पताल में जो ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं, ब्लैक फंगस के मरीज हैं, उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इंजेक्शन की कमी काफ़ी हद तक ब्लैक फंगस के केस में देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि ये जो कमी है ये भी जल्द से जल्द दूर हो जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं पहाड़ों की। उत्तराखंड के चमोली में देवाल विकास खंड में किस तरह से स्वास्थ्य सिस्टम चरमरा रहा है वो आज हम आपको एक वानगी इसकी दिखाते हैं। देवाल विकासखंड के बेरागाड़ में एक अस्पताल है, लेकिन ये अस्पताल न इसमें डॉक्टर है न इसमें कोई फार्मासिस्ट है, और जो ये स्वास्थ्य केंद्र है ये पिछले 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है, इस पर ताला लटका हुआ है। और इस वजह से, इस अस्पताल के बंद होने की वजह से देवाल का जो ये क्षेत्र है इसके 22 गांव के लोगों को छोटी मोटी बीमारी के लिए भी देवाल और थराली जाना पड़ता है। अनुमान आप ये लगाइए कि अगर सर दर्द या बुखार जैसी छोटी छोटी बीमारी भी हो तो उसके लिए भी करीब 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र इन लोगों को यहाँ से तय करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक फार्मासिस्ट की तैनाती थी दिसंबर महीने में, जिनका निधन हो गया और तब से ही अस्पताल पर ताला पड़ा हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार फार्मासिस्ट और चिकित्सक की तैनाती करने के लिए सरकार को, प्रशासन को कहा जा चुका है, लेकिन अभी तक न तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की तैनाती हुई, ना ही यहाँ पर किसी डॉक्टर की तैनाती हुई। हाल ही में जो 345 डॉक्टरों की नियुक्ति प्रदेश में हुई थी उनमें से एक डॉक्टर इस अस्पताल के लिए भी था, लेकिन यहाँ पर अभी तक डॉक्टर के द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया है, पद नहीं संभाला गया है। ऐसे में अस्पताल पर जो 22 गाँव निर्भर हैं थराली के बेरागाड़ के, इन 22 गाँव के लोगों के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। अनुमान आप लगा सकते हैं कि इस दौर में भी, जबकि कोरोना महामारी अपने चरम पर है, जगह जगह पर ऑक्सीजन
पहुंचाने की बातें, दवाई पहुंचाने की बातें की जा रही है, लेकिन दूरस्थ पहाड़ों की स्थिति ये है कि 6 महीने से जिस अस्पताल में ताला लटका हुआ है वहाँ पर अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है। देवाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं दर्शन दानू और यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस अस्पताल में अगर नियुक्ति नहीं होती है, क्योंकि फार्मासिस्ट और डॉक्टर की नियुक्ति के लिए पहले भी कई बार पत्राचार कर चुके हैं, ज्ञापन लिख चुके हैं, मांग कर चुके हैं, दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक न फार्मासिस्ट पहुंचा न कोई डॉक्टर पहुंचा। ये भी लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द यहाँ पर कोई डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट नहीं पहुंचता है तो फिर ग्रामीणों को धरना देना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, जो कि आखिरी चारा होता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दूरस्थ क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाएं कब सुधरेंगी इस महामारी के समय में भी, जबकि गाँव तक कोरोना पहुँच चुका है और ऐसे में अस्पताल पर ताला लटका होना बहुत बड़ा सवाल भी है। चलिए अब बात करते हैं बीते 24 घंटों में उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में भी यही मामला रहा। 2756 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और ठीक होने वालों की संख्या, राहत की बात है कि 6674 मरीज यानी कि 2 गुने से भी ज़्यादा मरीज पिछले 24 घंटे के अंदर फिर से ठीक हुए हैं। इससे पहले 2-3 दिनों से यही स्थिति लगातार बरकरार है। ये स्थिति हम आपको लगातार अपडेट करवा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 81 लोगों की मौत उत्तराखंड में कोरोना के चलते हुई है। अब एक्टिव केस जो प्रदेश में है वो लगातार घट रहे हैं और अब एक्टिव केस पहुँच चुके हैं 45,568, यानी कि 45,568 एक्टिव केस जिनका उपचार इस वक्त कोरोना का चल रहा है, ये संख्या प्रदेश में है। रिकवरी रेट जो परसेंटेज है उत्तराखंड में 82.09, ये परसेंटेज रिकवरी रेट हो चुका है जो कि लगातार बढ़ रहा है। और जो पॉजिटिविटी रेट है 6.94, जो कि 1-2 दिन से यहीं पर स्टेबल है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में कोरोना के केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 3,18,346 कोरोना के केस अभी तक उत्तराखंड में कुल दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से कि 85.09% लोग ठीक हो चुके हैं। यानी कि 2,61,328 मरीज ठीक हो चुके हैं और 6,000 के पार मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। 6,020 लोगों ने अभी तक कोरोना की इस महामारी में पहली लहर और दूसरी लहर में अपनी जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही 34,312 लोगों की जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव पाई गई है और जो टोटल टेस्टिंग हुई है वो 36,541 हुई है। यानी कि टेस्टिंग भी ठीक ठाक हुई है और इसमें जो पॉजिटिव आए हैं वो कम आए हैं, जो कि एक राहत की बात प्रदेश के लिए है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। जो कोविड कर्फ्यू प्रदेश में लगाया गया है उसके परिणाम सुखद हों और जो ब्लैक फंगस के केस हैं इन पर भी धीरे धीरे काबू किया जा सके, यही उम्मीद की जा सकती है। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन 5 खबरों के लिए आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी राय रखिए। कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, दूसरों तक ये खबरें पहुंचाइए। बने रहिए संवाद 365 के साथ। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।